है व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द डिकोड। दूसरा वीडियो है सीएसएस के ऊपर। एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किन किन तरीकों से सीएसएस को ऐड कर सकते हैं अपनी एचटीएमएल फाइल के साथ। ठीक है, तो बने रहना, वीडियो को एंड तक देखते रहना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, एंड अगर ऐसे कंटेंट और देखना है तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने सीएसएस फैन को ये वीडियो। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेयर आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही होगी एंड उसके ऊपर मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा है। उस फोल्डर के अंदर मैं फटाफट से जाऊंगा एंड उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करूंगा। अब जब मैं ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप बोलोगे कि यार ये क्या है, टर्मिनल में सीएसएस लिखोगे क्या? नहीं, मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ तो फॉर दैट रीज़न मुझे इधर वीएस कोड ओपन करने में मुझे इस तरीके से ओपन करना पड़ता है। ठीक है, सो ये मेरा वीएस कोड ओपन हो चुका है। क्या किया मैंने, तो मैंने सिंपल इधर टर्मिनल में कोड स्पेस डॉट लिख दिया। आप लिखोगे तो आपका भी हो जाएगा अगर विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो तो। प्रो टिप है, या फिर एक अल्ट्रा प्रो टिप है, मैं इधर शो मोर ऑप्शन करके ओपन विथ कोड भी कर सकता था। ठीक है, बट मुझे ये अच्छा लगता है टर्मिनल वाला। एंड अभी मैं इसको इस तरीके से रहने दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने तरीके होते हैं हमारे पास। ठीक है, जनरली 3 तरीके होते हैं सीएसएस को ऐड करने के लिए। एक होता है इनलाइन सीएसएस, दूसरा होता है इंटरनल सीएसएस एंड तीसरा होता है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। तीनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इनलाइन से। तो एक फाइल बनाते हैं इनलाइन सीएसएस .html। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी फाइल बनाई है मैंने। इधर एक एमएट एब्रीविएशन जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा उसको डाल देना है। एंड मैंने इधर लिख दी नहीं है इनलाइन सीएसएस। इधर मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ H1, दिस पेज इज ऑल अबाउट इनलाइन सीएसएस। कंट्रोल एंटर करते हैं इधर। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इनलाइन सीएसएस होती क्या है। देखो, चीज़ों को सिंपल रखने के लिए आई एम यूजिंग पैराग्राफ टैग। ऐसा मत समझना कि ये एकदम बेसिक है। कुछ लोग होते हैं जिनको बेसिक चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे कि मैं। ठीक है, ऑल्दो मैं डिव स्पैन वगैरह भी यूज़ कर सकता था, बट फॉर ईजिबिलिटी वी विल यूज़ पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ पे हम सारी चीज़ें करेंगे। लॉरम लिखने के बाद एंड क्या, जस्ट बेसिकली एक डमी टेक्स्ट उठाया लॉरम लिख के। आपको सबको पता होगा कि वीएस कोड में अगर आप लॉरम लिखोगे तो आपके पास एक डमी टेक्स्ट जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब जब भी हमारे HTML के वीडियोज़ अगर आप याद करोगे तो जब भी आप किसी भी टैग के अंदर कोई चीज़ लिखते हो तो उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। बट जब हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं तब ये एक डिक्लेरेशन होता है हमारा HTML के अंदर कि हम CSS को यूज़ करना चाहते हैं फॉर दैट एलिमेंट जिसके अंदर हमने स्टाइल टैग लिखा है। मैं एक बार और बता रहा हूँ, हम जब स्टाइल टैग लिखते हैं किसी भी टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लिखते हैं। आप स्टाइल एट्रीब्यूट भी कह सकते हो, स्टाइल टैग तो नहीं कह सकते क्योंकि टैग के अंदर लिख रहे हो। स्टाइल एट्रीब्यूट कहते हैं हम इसको। जब भी हम कोई स्टाइल एट्रीब्यूट लिखते हैं किसी भी टैग के अंदर, वो पैराग्राफ भी हो सकता है, वो कोई भी टैग हो सकता है, उस टैग के लिए हम CSS प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। ठीक है, CSS प्रॉपर्टी तो लगा ही सकते हैं, बट उस टैग के लिए लगा सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमारा टैग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मैंने जो PPT बताई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इधर जो हमारा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बेसिकली इधर आएगी, प्रॉपर्टी आएगी हमारी प्रॉपर्टी। ओके, ये है हमारा वेयर टू यूज़ इट, जो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। वेयर टू यूज़ इट, जो ये 2 कोट्स हैं उसके अंदर जो हम लिखेंगे वो होता है हमारा हाउ टू यूज़ इट। ओके, सो आप समझ सकते हो इन सारी चीज़ों को कि ये किस तरीके से अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ। वापस आते हैं इधर, मैं आपको दिखाता हूँ। जब अब अगर मैं इधर लिखूँ, मैं एक बेसिक सी प्रॉपर्टी लगाता हूँ फॉन्ट से, बिकॉज पैराग्राफ के अंदर प्रेटी मच फॉन्ट ही होते हैं। उसकी साइज चेंज करो, उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करो, उसकी विड्थ चेंज करो, उसकी स्टाइलिंग चेंज करो, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है। बट अभी हम फॉन्ट फैमिली को चेंज करेंगे। एरियल सैंस सेरिफ कर देता हूँ मैं इसको। एंड एक और प्रॉपर्टी लगाता हूँ। अब ये एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ये नोट करने वाली है। जब भी मैं कोई स्पेस दूंगा इधर, एक स्पेस के बाद आई कैन ऐड अनदर प्रॉपर्टी। ओके, एंड मैं आई हटा देता हूँ। ठीक है, आई अच्छा नहीं लग रहा, अगली लग रहा है। ऐड अनदर प्रॉपर्टी। ठीक है, सो आप समझ गए क्या होता है। आप जैसे स्पेस दोगे ना उसके बाद आप एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हो। जैसे कि मैंने एक स्पेस दिया, अब मैं इधर लिख सकता हूँ फॉन्ट स्टाइज या फिर साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज लिख सकता हूँ मैं इधर। एंड मैं इधर लिख देता हूँ 30 पिक्सल या फिर
एक काम करते हैं, 30 तो बहुत ही कम रहेगा, 80 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। इससे होता है, बहुत ही बेसिक्स वैल्यू है। एंड जैसे ही मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा, आफ्टर डैट यू विल सी सम चेंजेस जो कि आपको नॉर्मली नहीं दिखेंगे, ठीक है। नॉर्मली आपको ये चेंजेस नहीं दिखने वाले, जैसे कि ये फ़ॉन्ट फैमिली का कमाल है। देखो ये फ़ॉन्ट फैमिली इसकी देखो एंड इसकी फ़ॉन्ट फैमिली देखो, दोनों में बहुत अंतर है। इसके फ़ॉन्ट साइज़ देख लो आप, इसके फ़ॉन्ट साइज़ देख लो आप, बहुत ही ज़्यादा अंतर है, ठीक है। ये बॉक्स थोड़ा बड़ा कर दिया, बट आप समझ गए कि ये क्या अंतर बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर वापस आते हैं VS कोड के अंदर। सो ये थे हमारे इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। अब कहाँ पे यूज़ करने चाहिए, कहाँ पे यूज़ नहीं करने चाहिए, देखो मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इसके बाद कि कहाँ पे यूज़ करने, कहाँ पे यूज़ नहीं करने, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे इनलाइन एलिमेंट्स की, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट्स या फिर इनलाइन CSS की, ठीक है। इनलाइन CSS एलिमेंट्स अलग चीज़ होती है, जो हमारे HTML के अंदर होते हैं। वो कब यूज़ करना है? सो देखो, जब आपकी HTML बहुत ही छोटी हो, छोटी मीन्स कि उसके अंदर बहुत कम हो, 10 से कम एलिमेंट हो, लेस देन 10 एलिमेंट्स होने चाहिए उसके अंदर एलिमेंट्स, ओके। बहुत ही कम एलिमेंट्स हो, बहुत ही बेसिक हो, लो लेवल पे हो आपकी वेबसाइट, लो लेवल पे, ठीक है। एंड उसके बाद CSS भी इतनी मैटर नहीं करती, मोर सी एस एस डोंट मैटर, ठीक है। मोर CSS डोंट मैटर। सो अगर ये सारे चेक्स है कि यार आपके पास 10 एलिमेंट से ज़्यादा नहीं है, 12-13 भी चल जाएंगे, बट उतने ज़्यादा नहीं है, 20-25-30 जितने एलिमेंट्स नहीं है, बेसिक है एकदम, बहुत ही लो लेवल पे है, ठीक है। एंड CSS इतनी ज़्यादा नहीं मैटर करती, ज़्यादा CSS, ठीक है। ये बात को आप गांठ बांध लेना, ज़्यादा CSS की बात कर रही है। आप आगे जाके ऐसा मत बोलना कि यार मैं तो अमेजोन में मैंने जॉब ले ली एंड अभी मैं ऐसे CSS डाल रहा हूँ। ज़्यादा CSS मैटर नहीं करती है, तब इसका यूज़ करना, ठीक है। CSS मैटर करती है बट इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है उस वेबसाइट के लिए, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है। फटाफट से बात करते हैं इंटरनल CSS के बारे में। तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ एंड उसका नाम रखेंगे हम इंटरनल INTERNAL CSS, ठीक है। इंटरनल CSS .html, ठीक है। ये बात ज़रूर याद रखना, .html लिखना, वरना आप बोलोगे कि यार हमने तो इंटरनल CSS लिखी, आई ही नहीं, कैसे आएगी यार। इसको ये काम करते हैं, ज़्यादा हम मेहनत वाला काम नहीं करेंगे, हम सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे। एंड इसको मैं Ctrl+Shift करता हूँ, वर्ड ड्रैप को टॉगल कर देते हैं एंड या सो इंटरनल CSS जो है वो एकदम सिंपल है। मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, पहले पार्ट को, एंड इसको भी इस तरीके से निकाल देता हूँ। इंटरनल CSS में क्या होता है, हम एक टैग लिखते हैं, स्टाइल, STYLE, स्टाइल टैग लिखते हैं। स्टाइल टैग के अंदर जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है, जिस भी एलिमेंट पे लिखना है, अब इसमें हमें एलिमेंट डिक्लेयर करना होता है। पहले क्या होता था कि हम एलिमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी लगाते थे, एलिमेंट के टैग जो हम होता है उसके अंदर प्रॉपर्टी लगाते थे। अब हमें एलिमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी लगानी, एलिमेंट का नाम लिख। सो उसके लिए हमको P लिखना पड़ेगा, बिकॉज हमारे केस में P है यानी पैराग्राफ। इसको हम कुछ इस तरीके से 2 कर्ली ब्रेसेस देंगे। कर्ली ब्रेसेस देने के बाद अगर हम Ctrl+V करते हैं तो ये देखो ये एरर दे रहा है, बिकॉज हमारे पास एक ही ये आ चुका एंड अब ये एरर चला गया, ठीक है। सो अगर मैं सेव करूं, ठीक है, मैं इसको जस्ट सेव करूं, मैं इसे थोड़ा सा साइज़ चेंज कर देता हूं, 50% कर देता हूं एंड हम जो हमारी इनलाइन CSS थी वो उसको देख लेते हैं। ये थी हमारी इनलाइन CSS, ठीक है। एंड एक काम करता हूँ, कलर भी एक ऐड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, नहीं तो आप बोलोगे कि यार एक ही CSS तुम दिखा रहे हो। एक्वा कर देते हैं, एक्वा, ठीक है। सो जब भी मैं इसको बंद करूँगा फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगा, देन सी ये हमारी इंटरनल CSS ऐड हो चुकी है। इधर आप देख सकते हो कलर में डिफरेंस है, साइज़ में भी डिफरेंस है। इनलाइन में देखो ये इतने बड़े बड़े आ रहे थे अक्षर, इधर एकदम छोटे मीडियम आ रहे हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा भी छोटे नहीं है। सो ये है हमारी इंटरनल CSS। इसके अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें क्या क्या है, तो आपको पता रहे कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। सो इसके अंदर भी हमारा ये जो है वेयर टू यूज़ इट, इसका मतलब इसको हम एलिमेंट बोलेंगे, एलिमेंट। इसका बाद है प्रॉपर्टी, ये रही हमारी फॉन्ट फैमिली एंड ये है हमारी वैल्यूज़ जो कि है हमारी हाउ टू यूज़ इट, कि हमें किस तरीके से उस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। आपने अगर इंट्रोडक्शन देखा होगा तब आपको पता चला होगा कि ये सारी चीज़ें क्या है, मैं ये क्या खिचड़ी पका रहा हूँ इधर। एंड अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, इसको देख लो, बट अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है, इस इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है किसी भी
चीज़ का, ताकि आपको पता चले कि उसके अंदर क्या क्या हो रही है, ठीक है। एंड स्पेशली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही ज़रूरी। सो ये थी हमारी इंटरनल CSS। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल CSS के बारे में, जिसका सबको इंतजार है। सब लोग बोल रहे हैं कि यार ये बंदा है CSS फाइल क्रिएट करेगा एंड उसके अंदर हम कोड लिखेंगे। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल CSS की। तो अब हम लिख देते हैं इधर एक्सटर्नल CSS.html। अब बोलोगे कि HTML लिखे जा रहे हो, CSS क्या है? तो अब हम CSS भी लिख देते हैं, ठीक है, बिकॉज हम यूज़ करेंगे एक्सटर्नल CSS.css। सो इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। ये क्या है? ये एक ऐसी चीज़ है, जब आपने इसको समझ लिया ना, तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज देखो, ये रहा मेरा स्टाइल टैग, ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ लिखी थी। अब मैं इस चीज़ को कट करता हूँ, इधर से स्टाइल टैग को मिटा देते हैं, ठीक है। फॉर दिस स्टाइल टैग विल रिमूव्ड। एंड इधर आ जाता हूँ मैं। इधर मैं क्या करूँगा, मैंने जो कॉपी किया था इसको मैं इधर डाल देता हूँ। एंड इधर मैं एक लिंक टैग यूज़ करता हूँ, LINK link:CSS। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मैं मेरी HTML फाइल से एक CSS फाइल को लिंक करना चाहता हूँ। किस तरीके से? तो मैं तो लिखूँगा external.css। ये मेरी खुली पड़ी है तो मैंने इसका नाम लिख दिया। अगर कोई फोल्डर में होती तो फोल्डर नेम /external.css, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करूँ, बट उससे भी पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ताकि ज़्यादा आपको पता चले कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से ले जाता हूँ। एंड अभी हम जाते हैं, इसको बंद करते हैं एंड फिर से स्टार्ट करते हैं। देखा, अभी मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड ये मुझे बता रहा है कौन सा चाहिए। तो मैं इधर एक्सटर्नल CSS.html यूज़ करूँगा। ये देखो, ये चेंज हो चुका है, ठीक है। ये थी हमारी इंटरनल CSS, ये थी हमारी एक्सटर्नल CSS और ये है हमारी इनलाइन CSS। नाम तीनों के चेंज कर देता हूँ। मैंने टाइटल ना के नाम चेंज नहीं किए, तो मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल CSS। सेव करता है एंड मैं इधर लिख देता हूँ इंटरनल INTER। सेव करते हैं तो ये देखो, ये है इनलाइन CSS, ये है इंटरनल CSS। आई डोंट नो ये इनलाइन क्यों दिखा रहा है मुझे। मैंने इनलाइन लिख दिया क्या? नहीं, इंटरनल लिखा है फिर भी ये दिखा रहा है। आई डोंट नो वाई। आई गेस ये रिफ़्रेश नहीं हुआ लगता। मैं फिर से इसको बंद कर देता हूँ, फिर से स्टार्ट करते हैं इसमें। एंड ये इंटरनल दिखा रहा है। अभी अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये इंटरनल दिखा रहा है। तो ये है हमारी इनलाइन CSS, ठीक है, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अब हम बात करते हैं जो मेन टॉपिक है उसके बारे में। मेन टॉपिक ये है कि कौन से CSS पहले यूज़ की जाएगी। तो देखो, जो हमारी इनलाइन CSS है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू इंटरनल CSS, ठीक है। जो हमारी इनलाइन CSS है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, इसको मोर इम्पॉर्टेंट है। ये स्पेलिंग मत देखना मेरी, आप समझना, भावनाओं को समझना, ठीक है, कि ये इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम यूज़ करते हैं इंटरनल CSS को। इंटरनल CSS भी एक्सटर्नल CSS से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है इंटरनल CSS, ठीक है। सो सबसे पहले आती है इनलाइन, ठीक है। अगर मैं तो लिखूँ इनलाइन उससे थोड़ी सी कम बट येट इफेक्टिव आती है हमारी इंटरनल एंड उससे भी ज़्यादा अच्छी बट बहुत ही ज़्यादा लेस इफेक्टिव इन दोनों से वो होती है एक्सटर्नल। तब समझ सकते हो इन तीनों से कि कौन किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। इसकी इंपॉर्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी, इंपॉर्टेंस, बिकॉज ये एक एज अ एट्रीब्यूट है। इसकी इंपॉर्टेंस उससे भी थोड़ी कम होगी। क्यों? बिकॉज ये एक अलग टैग की तरह वर्क कर रहा है, एक टैग है ये। एंड इसकी इंपॉर्टेंस इन दोनों से इसलिए कम है बिकॉज ये एक CSS फाइल है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS के बारे में। ये तीन तरीके हैं CSS को ऐड करने के किसी भी वेबसाइट के अंदर किसी भी तरीके से। एंड आप भी इन किसी भी तरीकों से यूज़ कर सकते हो। बस इनलाइन अगर यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखना, जो मैंने आपको मार्क्स दिए उसको देख लेना कि उसके अंदर विजिट्स नहीं है, ज़्यादा लोग उसको नहीं देखने वाले, तब इसका यूज़ कर लेना। बट मोस्ट ऑफ प्रेफरेबली आपका इंटरनल CSS ही है। एंड अगर बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही ढांसू प्रोजेक्ट है, बहुत ही लॉन्ग रन में जाने वाला प्रोजेक्ट है, देन यू शुड यूज़ एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यही एंड करूँगा। आई होप कि आपको ये तीनों तरीके पता चल गए होंगे। एंड अगर आपको ये तीनों तरीके पता चल गए तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना आपका फीडबैक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड ऐसे ही वीडियोज़ और देखना तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। रोज़ सुबह 10 बजे ये वीडियोज़ आ जाएंगी आपको। एंड शेयर कर देना अगर आपके किसी दोस्त को ये वीडियोस देखने हैं तो, ठीक है। मैं मिलूंगा आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।